नमस्कार आप सब लोगों को। मैं प्रमोद कुमार सहीवाल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ा। जैसे सरकार की तरफ से आदेश हुआ है कि सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है अपनी तरफ से। घर पे बच्चों को थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की है। तो बच्चों, जैसे कि आजकल हमारा देश इस कोरोना जैसी महामारी की संकट से जूझ रहा है। आप लोग, हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश करें। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हमारे देश के लिए एक अच्छा सा कदम उठाया है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया है और हम लोगों को उसी का पालन करना है, हमें घर में बने रहना है। तो इसी के चलते हमने एक छोटा सा कदम आपकी इसलिए का अपने ध्यान में रखा है और सरकार ने भी सोचा है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो इसी के लिए हमने एक छोटी सी कोशिश अपने निवास स्थान पे की है। तो आज हमारा पहला डे है फिजिक्स का। खाली इंट्रोडक्शन होगा और आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी, आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें नोट करनी है और नोट करने के बावजूद अपनी कॉपी में उनको नोट करना है और उनका रिवीजन समय समय पर करते रहना है। आप लोगों से गुजारिश है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट हमारे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यूनिट तो उसमें 9 है, लेकिन जो पहली यूनिट है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें हमको पढ़ना है कि जो पहला चैप्टर इसका है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसके अंतर्गत हमने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमने चार्ज के बारे में पढ़ना है और चार्ज की एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि इस टोटल टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा चार्ज होगा हमेशा रेस्ट में होगा, वो मोशन में नहीं होगा बल्कि हमेशा क्या होगा, रेस्ट में होगा। इस रेस्ट के अंतर्गत वो कितने प्रकार से क्या क्या गति कर सकता है, क्या क्या क्रियाएं कर सकता है, वो आप लोगों को पढ़ना है। इसी के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज रेस्ट मास में होने के बावजूद क्या क्या रिएक्शन कर सकता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो बात करते हैं चार्ज, यानी कि इसको हम हिंदी में आवेश कहते हैं। इसमें से चार्ज कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे, पहले स्कूल में पढ़ते थे, तो जैसे हम लोग पटरी होती थी उसको हमने बालों पर रगड़ते थे। रगड़ने के बावजूद उस पर हम देखते थे कि कागज के जो टुकड़े होते हैं वो आसानी से चिपक जाते थे। इसी चीज को लेके 600 BC
ग्रीक मैथोलॉजी में आवेश के बारे में सर्वप्रथम कहा गया था। एक थेल्स जो दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले इस आवेश के बारे में कहा था कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि ऊन और अंबर, दो चीजें उन्होंने ली थी, एक ऊन और दूसरा अंबर। तो जब उन्होंने ऊन को अंबर पर रगड़ा, तो रगड़ने के बावजूद उन्होंने देखा कि जैसे ऊन को अंबर से रगड़ा, तो रगड़ने के फलस्वरूप कुछ हल्की चीजें जैसे रुई के टुकड़े, कागज के टुकड़े उस अंबर और ऊन पर चिपक जाते थे। तो उन्होंने अपनी बात को यहीं पे खत्म किया, नहीं आगे बढ़ाया। फिर आगे जेम्स गिलबर्ट ने, फिर थॉमस ब्राउन ने उन्हीं की बातों को सहारा लेके आवेश के बारे में खोज की, नई खोज की और आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए। तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हम आते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन, तो जो आवेश होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है मूलभूत आप कह सकते हैं, और फंडामेंटल भी आप इसको कह सकते हैं। तो किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण है, और जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ये इसकी परिभाषा है। आगे सन 1750 में एक वैज्ञानिक में है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा और नाम दिया प्लस आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आवेश का सर्वप्रथम नामकरण किया है, धनावेश और ऋणावेश जो नाम दिया है, अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, सन 1750 में इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश नाम दिए थे। आवेश का इनके वर्गीकरण इन्होंने किया था। ठीक, और आगे बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है, अगर प्लस प्लस आवेश होगा और माइनस माइनस आवेश होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अदरवाइज जो आपके अपोजिट चार्ज है, अपोजिट मीन्स प्लस माइनस होगा या फिर माइनस प्लस होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। थोड़ा माफी चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण सारा नहीं आ पा रहा है, तो हम आराम से छोटी छोटी चीजें को लेके आपसे डिस्कस करेंगे। तो दो चीजें क्लियर हो गई है। आवेश की परिभाषा, आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और इनका जो नामकरण किया है सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, इनकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, और माइनस माइनस आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जो विपरीत आवेश है, विपरीत का मतलब एक प्लस होगा या फिर एक माइनस होगा, ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और वही माइनस प्लस भी एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे। तो बच्चों, ये चीज तो आपने देख ली है आप इसके बारे में। अब थोड़ा चीज, एक और चीज आपको पढ़ना है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने पढ़ा कि आवश्यक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से आपका एक मास, द्रव्यमान, मास, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है।
ये भी आपका एक, जिस टाइप से आपका आवेश किसी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसी प्रकार से जो आपका मास, द्रव्यमान, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल यानी कि इंट्रिंसिक शब्द जो आपका आया था, इसका मतलब कि आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं, एक मूलभूत चीज है जो जिससे आप कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आवेश है या फिर आपका द्रव्यमान है। ठीक, एक चीज और याद रखना, जो आवेश होता है वो द्रव्यमान के कारण होता है। जो आवेश होगा वो किस कारण होगा? द्रव्यमान के कारण होगा, और द्रव्यमान के कारण ही इसमें आता है। अब आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस देखना है कि आवेश और इस जो चार्ज है और मास है, इसमें कुछ डिफरेंस है। एक साइड लेंगे चार्ज यानी कि आवेश, और दूसरे साइड में लेंगे मास यानी कि द्रव्यमान। अब थोड़ा सा इनमें अंतर है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आवेश होता है यानी कि जो चार्ज होता है, दो टाइप से आपने पढ़ लिए हैं कि आपके पास क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये धनात्मक और एक ऋणात्मक हो गया। उसी प्रकार से जो आपका मास होता है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक वस्तु का द्रव्यमान -5 kg है, ये नहीं। तो द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, दूसरी चीज है कि जो चार्ज है आपके पास, वो चाल पर यानी कि स्पीड, चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जो आपकी जो स्पीड होगी वो आपके चार्ज इसमें डिपेंड नहीं करेगा, जबकि जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। इट मीन्स ये क्या करेगा, जो आपका द्रव्यमान है वो चाल पर निर्भर रहता है, निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है आपको देखना है। जैसे जैसे कोई वस्तु अगर गति कर रही है, चल रही है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, एक स्थिर वस्तु और एक गतिशील वस्तु के द्रव्यमान में क्या होता है? हमेशा डिफरेंस होता है। उससे के चलते हमने हमारे 11th में एक फॉर्मूला हमारे पास, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², जहां m है मास ऑफ बॉडी और m0 है रेस्ट मास, रेस्ट में कि विराम द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उसका वेग क्या होगा? v होगा। गति करने के फलस्वरूप उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं इन दोनों क्या आएगा, फिर ये प्रकाश जो प्रकाशीय चाल हो गई, और v आपका क्या हो गया? जो वस्तु गति कर रही है उसका वेलोसिटी हो गई। अब देखो m0, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे टोटल, तो कहीं ना कहीं हम क्या होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। इट मीन्स m और m0 इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स या थोड़ा एक दूसरे इसमें अंतर होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आपके पास मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वस्तु गति करती है तो उसका मास भी बदलता रहता है। तो ये हमारा एक छोटा सा अंतर है आवेश और द्रव्यमान के अंदर। एक और चीजें हैं कि दोनों के दोनों क्या है, इनमें एक सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है दोनों के दोनों? स्केलर, अदिश राशि। स्केलर, दोनों के दोनों क्या है? एक अदिश राशि है। दो टाइप की राशि 11th में पढ़ी है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो जो मास एंड चार्जेस है बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, क्या है, कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टी है, आप इसको जरूर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो सिंबल है, जो चार्ज का सिंबल होता है, हम जनरली क्यू से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। ठीक, और हमेशा कैसी इस क्वांटिटी होती है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसका जो यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कूलम। कूलम, जनरली इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो ये आवेश का जो सिंबल है Q, कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो SI यूनिट है
दैट इज कूलाम, यानी इसका जो मात्रक है वो आपका कूलाम है। ओके, तो नेक्स्ट एक मेन प्रॉपर्टी हमारे पास जो चार्ज की है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, आज इतना बहुत होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। इसके अंतर्गत हमने ये देखा है कि आवेश को कहते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये इसकी वही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो इसको हम एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाएंगे कि रियल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। हमारे पास 2 बॉडीज है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। सपोज इसमें +2 कूलाम है, इसमें +3 कूलाम है और इसमें -1 कूलाम है। छोटे छोटे गोले इसके अंतर्गत हैं। अब हमने क्या कर दिया है, इनको ऐसे बुझा दिया है, किसी डब्बे के अंदर हमने ऐसे इनको हिलाया, हिलाने के बावजूद इनमें क्या हो गया है कि किसी में आ गया 3 कूलाम +3 कूलाम, किसी में आ गया +1 कूलाम, और हमको इसका चार्ज ज्ञात करना है। जो ये वाली बॉडी है इसका चार्ज हमको ज्ञात करनी है। तो ये कहता है कि हमने मान लिया है कि इसका चार्ज बराबर इसका चार्ज, ठीक। तो इसका चार्ज है, मान इसका हम जानते हैं Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू होगा, इसके चार्ज हम मानते हैं Q1 का डैश प्लस Q2 का डैश प्लस Q3 का डैश। अब देखिए Q1 Q2 यहाँ से लेंगे, Q1 का मान 2 प्लस Q2 3 प्लस -1 इक्वल टू Q1 3 Q2 1 प्लस Q3 का मान हमको ज्ञात करना है, दैट इज Q3 डैश। ओके, ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, एंड 2 - 1 1 is equal to 1 plus Q3 and Q3 is equal to that will be transferred here -1 - 2 कूलम। तो ये जो इस बॉडी का आवेश होगा वो -2 कूलम। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कहता है कि किसी भी विलगत निकाय का जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित होता है, और वही आपका इसकी परिभाषा भी है कि आवेश का संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे। थैंक यू।